तो आज हम एचआर की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो सुनने में शायद थोड़ा सूखा लगे, लेकिन टेक्नोलॉजी और खासकर एआई इससे इतना बदल रही है कि ये किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगने लगा है। हाँ, मतलब हम सब ने अपनी नौकरी में कभी ना कभी एचआर से डील तो किया ही है। बिल्कुल। पर आज हम बात करेंगे कि कैसे वो पुराने फॉर्म भरने वाले और रिकॉर्ड रखने वाले डिपार्टमेंट अब एक इंटेलिजेंट सिस्टम में बदल रहे हैं। और आज जो मटेरियल हमारे पास है वो भी काफी मजेदार है। एक तरफ डार्विन बॉक्स और वर्कलिटिक्स जैसी टेक कंपनियों के लेख हैं जो अपने नए नए टूल्स के बारे में बता रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ AIHR जैसी संस्था की रिपोर्ट है जिसमें असली कंपनियों के उदाहरण हैं। और इन सब के ऊपर मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर के विचारों पर एक लेख है जो हमें याद दिलाता है कि इन सब टेक्नोलॉजी का आखिर मकसद क्या होना चाहिए। बिल्कुल, आज हमारा मिशन इसी बदलाव की तह तक जाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम धूल भरी फाइलों और साल में एक बार होने वाले बोरिंग परफॉर्मेंस रिव्यू से निकलकर एक ऐसी दुनिया में कैसे पहुंच रहे हैं जहां फैसले डेटा पर आधारित हैं और सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है। हाँ, सवाल ये है कि ये नए AI टूल्स आखिर हैं क्या, ये करते क्या हैं, और सबसे जरूरी, क्या ये हर समस्या का समाधान है या इनके अपने कुछ छिपे हुए खतरे भी हैं। और इस पूरी ऑटोमेशन की दौड़ में इंसान कहाँ फिट होता है? तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले इसी बात को पकड़ते हैं कि पुराने तरीकों में आखिर दिक्कत क्या थी। एक लेख में पारंपरिक एचआर को सिर्फ एक स्टोरेज सिस्टम कहा गया है जो बस डेटा जमा करता रहता है, और उसमें क्लासिक 9 बॉक्स ग्रिड्स की भी काफी आलोचना की गई है। हाँ, वो 9 बॉक्स ग्रिड जो 1970 के दशक से चला आ रहा है। इतना पुराना? हाँ, जिसमें मैनेजर कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस और उनकी क्षमता यानी पोटेंशियल के आधार पर 9 बक्सों में से किसी एक में डाल देते हैं। सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल में यह बहुत सब्जेक्टिव और मतलब पक्षपात से भरा हो सकता है। और इसी से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। एक स्टडी में पता चला कि महिलाओं को बेहतर प्रदर्शन के बावजूद पुरुषों की तुलना में कम संभावना वाली रेटिंग मिलती है। हाँ, ये तो सिर्फ कंपनी की डाइवर्सिटी की कोशिशों को ही चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपना सबसे अच्छा टैलेंट पहचान ही नहीं पा रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी समस्या थी। पुराने सिस्टम डेटा इकट्ठा करने और उस पर एक्शन लेने के बीच एक बहुत बड़ी खाई बना देते थे। मतलब जब तक आप डेटा का विश्लेषण करके किसी नतीजे पर पहुंचते, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। कंपनी के अंदर का टैलेंट छिपा रह जाता था। अब जो बदलाव आ रहा है वो सिर्फ रिकॉर्ड रखने से आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिव इंटेलिजेंस की तरफ है। रिस्पॉन्सिव इंटेलिजेंस, ये सुनने में तो बहुत भारी शब्द लगता है। क्या इसका मतलब बस ये है कि सिस्टम अब तेजी से जवाब देता है या कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ तेजी से जवाब देने के बारे में नहीं है। ये पहले से अनुमान लगाने और खुद ब खुद काम करने के बारे में है। अच्छा। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ ये नहीं बताता कि आपके कितने कर्मचारी नौकरी छोड़ने वाले हैं, बल्कि ये भी बताता है कि क्यों और उन्हें रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अरे वाह! ये सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक तरह की समझदारी है जो हालात को बिगड़ने से पहले ही संभाल ले। अच्छा, तो ये थ्योरी है, पर डार्विन बॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म इसे असल में करते कैसे हैं? मैंने पढ़ा कि वे 40,000 से ज्यादा स्किल्स वाली स्किल्स ऑन्टोलॉजी की बात करते हैं। ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि ये स्किल्स की कोई बोरिंग एक्सेल शीट नहीं है, बल्कि ये कंपनी के टैलेंट का एक तरह का गूगल मैप्स है। गूगल मैप्स? हाँ, ये आपको दिखाता है कि कौन कहाँ है, किसके पास कौन सा हुनर है, और अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई खास स्किल वाला इंसान चाहिए तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। मतलब ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट नक्शा है। बिल्कुल, और ये सिस्टम इतना स्मार्ट है कि ये बिना किसी पक्षपात के जॉब डिस्क्रिप्शन खुद बना सकता है। खुद? हाँ, ये कर्मचारियों के रिज्यूमे, उनके काम और उनके प्रदर्शन की समीक्षा से उनकी स्किल्स का अंदाजा लगा सकता है। डार्विन बॉक्स का दावा है कि 95% स्किल्स अपने आप मैप हो जाती हैं। एक मिनट, 95%? ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या इसका मतलब ये है कि सिस्टम कभी गलती नहीं करता? क्या हो अगर वो किसी की सबसे जरूरी स्किल को गलत समझ ले? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। नहीं, ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। ये उन मैनेजरों का 95% काम कर देता है जिन्हें पहले हर कर्मचारी की स्किल को हाथ से दर्ज करना पड़ता था। इसके बाद इंसान का काम आता है। अच्छा, तो वो उस 5% को सुधारें और पक्का करें। बिल्कुल। ये ऑटोमेशन है, इंसान को पूरी तरह से हटाना नहीं।
ये प्रिडिक्टिव डैशबोर्ड भी देता है ताकि कोई बड़ी समस्या बनने से पहले ही स्किल्स की कमी का पता चल सके। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ में आ गई कि ये सिस्टम कितने स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या ये असल दुनिया में भी काम करते हैं? मुझे याद है कि हमारे मटेरियल में कुछ बहुत ही हैरान करने वाले उदाहरण थे, जैसे वो चिपोटले वाला। हाँ, वो कमाल का उदाहरण है। AIHR के लेख के मुताबिक रेस्टोरेंट चेन चिपोटले के पास आवाकाडो नाम का एक AI चैटबॉट है। हाँ, आवाकाडो। उसने उनके भर्ती के पूरे प्रोसेस को बदल दिया। पहले जहां आवेदन करने से लेकर नौकरी शुरू होने तक 12 दिन लगते थे, अब वो घटकर सिर्फ 4 दिन रह गया है। 4 दिन। ये तो कमाल की रफ्तार है। और वॉलमार्ट वाला आंकड़ा तो और भी जबरदस्त है। हाँ। उन्होंने AI असेसमेंट का इस्तेमाल करके नौकरी छोड़ने की दर को सिंगल डिजिट में ला दिया। ये तो HR की दुनिया में एक सपने जैसा है। पर क्या स्रोतों में ये बताया गया था कि उन्होंने ऐसा क्या अलग किया? ये सिर्फ बेहतर हायरिंग थी, ये कुछ और भी था? ये सिर्फ तेज हायरिंग नहीं थी, बल्कि बेहतर हायरिंग थी। AI असेसमेंट ने उन्हें ये समझने में मदद की कि कौन सा उम्मीदवार उनकी कंपनी के कल्चर और काम के लिए सबसे उपयुक्त है। अच्छा। इससे ऐसे लोग चुने गए जो कंपनी में ज्यादा समय तक टिके और खुश रहे। लेकिन यहीं पर वर्कलेटिक्स का लेख एक जरूरी चेतावनी देता है। क्या? लेख पूछता है, क्या ये सब सिर्फ रफ्तार और आंकड़े सुधारने के लिए है, या इससे टीमों के बीच सहयोग भी सच में बेहतर हो रहा है? ये तो एक असली खतरा है ना। हम इतनी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, पर क्या इसका नतीजा ये नहीं होगा कि मैनेजर अपने टीम मेंबर्स से बात करने के बजाय बस डैशबोर्ड को ही देखते रहेंगे? हाँ, वो इंसानी जुड़ाव तो कहीं खो जाएगा। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा डर है। वर्कलेटिक्स का लेख इसी के खिलाफ आगाह करता है। AI को एक सहायक उपकरण, एक को पायलट होना चाहिए, पायलट नहीं। बायस। हाँ, Amazon वाला उदाहरण तो बहुत मशहूर है। वही, उन्होंने भर्ती के लिए एक AI टूल बनाया था, लेकिन उन्हें उसे बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि AI ने पिछले डेटा से ये सीख लिया था कि कंपनी में ज्यादातर पुरुष इंजीनियर थे। तो उसने उन रिज्यूमे को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया जिनमें महिलाओं यानी विमेन्स शब्द का जिक्र था। जैसे वुमेन्स चेस क्लब कैप्टन। बिल्कुल। कमाल है, मतलब उन्होंने एक ऐसा AI बना दिया जो अनजाने में 1960 के दशक के किसी बॉस की तरह सोचता था। ठीक यही बात है। ये तो टेक्नोलॉजी के साथ पुरानी गलतियों को बड़े पैमाने पर दोहराने जैसा हो गया। और खतरा सिर्फ जेंडर को लेके नहीं है। नहीं, उम्र, नस्ल, बोलने के लहजे और यहाँ तक कि पर्सनालिटी टेस्ट में सांस्कृतिक आधार पर भी पक्षपात हो सकता है। सोचिए, एक AI इंटरव्यू सिस्टम किसी ऐसे व्यक्ति को कम अंक दे सकता है जो अंग्रेजी तो अच्छी बोलता है पर उसका लहजा अलग है। क्योंकि सिस्टम को उस लहजे के लिए ट्रेन ही नहीं किया गया। इसीलिए मानवीय समझ बहुत जरूरी है। एक लेख के अनुसार 93% हायरिंग मैनेजर मानते हैं कि निष्पक्षता और सहानुभूति के लिए इंसान का शामिल होना जरूरी है। तो असल में ये इंसान और AI की टीम के मिलकर काम करने के बारे में है। एग्जैक्टली। ये इंसान और AI की टीम वाली बात बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि ये पीटर ड्रकर वाले लेख से भी जुड़ती है, जो सिर्फ टूल के बारे में नहीं बल्कि बड़ी सोच और मकसद के बारे में था। हाँ, वो लेख इस पूरी बातचीत को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। ड्रकर का कहना था कि मैनेजमेंट का काम सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए मूल्य बनाना है। कर्मचारियों के लिए, ग्राहकों के लिए और निवेशकों के लिए भी। हाँ, और उसमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार था। ड्रकर का मानना था कि मैनेजमेंट का काम लोगों को उनके काम में प्रभावी बनाना है और इस तरह उन्हें उम्मीद की एक नींव देनी है। ये तो बहुत गहरी बात है। आज के दौर में जहां बर्नआउट और मेंटल हेल्थ इतने बड़े मुद्दे हैं, ये सोचना कि मैनेजमेंट का एक काम उम्मीद देना भी है, पूरी तस्वीर ही बदल देता है। सही बात है। इसका मतलब है कि काम सिर्फ काम नहीं है, बल्कि यह किसी के जीवन को अर्थ और एक दिशा दे सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां लोग महसूस करें कि उनके काम का कोई मतलब है। पर ये बड़ी बड़ी बातें हैं। इन्हें जमीन पे कैसे उतारा जाए, इन्हें टिकाऊ कैसे बनाया जाए? उस लेख में स्थिरता मतलब सस्टेनेबिलिटी की बात भी की गई थी। हाँ, और स्थिरता सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि बदलाव लाने के तरीके के लिए भी। लेख में बड़े बड़े प्लान बनाने के बजाय छोटे ठोस कदमों से शुरुआत करने का सुझाव दिया गया है। अच्छा। लेखक एक बहुत ही प्रैक्टिकल कोचिंग टिप देते हैं। खुद से पूछें, मैं अगले 3 घंटे में क्या कर सकता हूँ, अगले 3 दिन में, 3 हफ्ते में और 3 महीने में। अच्छा, तो ये एक तरीका है उस बड़ी सोच जैसे उम्मीद देना को छोटे करने लायक कदमों में तोड़ने का। एकदम सही। ताकि ये सिर्फ एक अच्छा विचार बनकर न रह जाए। बिल्कुल।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये ड्रकर के ऊंचे विचारों और डार्विन बॉक्स जैसे एआई टूल के जमीनी कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटता है। कैसे? आप एआई का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि आपकी टीम में स्किल्स की क्या कमी है। ये 3 घंटे का काम हो सकता है। फिर आप एक छोटा ट्रेनिंग सेशन प्लान कर सकते हैं। ये 3 दिन का काम हो सकता है। और इस तरह आप कर्मचारियों के विकास में निवेश करके उन्हें उम्मीद दे रहे हैं। हाँ, लक्ष्य सिर्फ प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि काम करने का एक ऐसा अनुभव बनाना है जो ज्यादा मानवीय और सार्थक हो। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो हमारे हाथ क्या लगता है? साफ है कि हम स्थिर पुराने एचआर सिस्टम से एक इंटेलिजेंट, हमेशा सीखने वाले इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। एआई हमें अविश्वसनीय गति और गहरी समझ दे सकता है, सही उम्मीदवार खोजने से लेकर हर कर्मचारी के लिए एक अनोखा करियर का रास्ता बनाने तक। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। जैसा कि हमने देखा, इसमें पक्षपात का गंभीर खतरा है। मुख्य बात है सोच समझकर एकीकरण। हमें लगातार इन सिस्टम्स की जांच करनी होगी, मानवीय स्पर्श बनाए रखना होगा और ये मापना होगा कि क्या ये उपकरण वाकई में हमारे काम करने के तरीके को बेहतर बना रहे हैं या सिर्फ इसे और जटिल बना रहे हैं। बिल्कुल। लक्ष्य सिर्फ दक्षता नहीं है, बल्कि ऐसी कंपनियां बनाना है जो मूल्य पैदा करें और, जैसा कि ड्रकर ने हमें याद दिलाया, अपने लोगों को उम्मीद की नींव दें। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या हमारे स्रोत इसके बारे में बात करते हैं कि एआई हमारी स्किल्स, हमारी क्षमता और हमारी सफलता की भविष्यवाणी कर सकता है? जैसे जैसे सिस्टम हमें और बेहतर ढंग से समझने लगेंगे, तब क्या होगा जब किसी के करियर के बारे में एआई का आकलन उसके खुद के सपनों और महत्वाकांक्षाओं से अलग होगा? हमारे पेशेवर भविष्य का फैसला करने का हक आखिर किसका होगा, हमारा